मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 8 युवा शूरवीर को प्रशिक्षण की आवश्यकता है नायिका के हरम वाली खलनायिका युवा शूरवीर को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एमिलिया ने सिंथिया के दोहरे व्यवहार को देखकर लगभग आंखें घुमा लीं और उसे अनदेखा करने का निर्णय लिया, अन्यथा वह वास्तव में अपने भावों पर नियंत्रण खो देगी। डिक्सी उसके कान में बड़बड़ाती रही, उससे बात करने आए ज्यादातर लोगों को रोकती रही और क्लास शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इस दौरान उसकी नई दोस्त ने उसे अपने परिवार और कारोबार के बारे में बता दिया था। जाहिर है, डिक्सी का परिवार एक बहुत ही सफल कन्फेक्शनरी कंपनी चलाता था। उनके उत्पाद न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बिकते थे, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय होने लगे थे। भले ही उनका ब्राउन परिवार ब्लैक टाइगर या व्हाइट डियर जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन वे भी एक प्रमुख उभरती हुई ताकत थे। अब उसे इस बात की उत्सुकता थी कि उसके बगल में कौन बैठेगा। आखिरकार यह एक 3 सीटर बेंच थी, और जहां तक उसे पता था, इस स्कूल में कोई भी खाली सीट नहीं थी। जब तक कुछ लोग एक ही बेंच पर 4 लोगों को ठूंस न दें, या पहले दिन कोई अनुपस्थित न हो जाए, तब तक इस सीट का खाली रहना असंभव था। एमिलिया ने उत्सुकता से देखा कि एक चश्माधारी लड़का, जो देखने में एक क्लास का लग रहा था, उसकी बेंच के सामने खड़ा था और लगभग 3 मिनट तक उसकी सीट को घूरता रहा। अभी भी करीब 10 सीटें खाली थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कक्षा के पीछे थीं। उसने उसके रूप और व्यवहार से अंदाजा लगाया कि भले ही वह एक संपन्न परिवार से था, लेकिन उसके ग्रेड अपेक्षाकृत अच्छे होंगे, लेकिन शायद कक्षा ए में आने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। कक्षा एस में कक्षा ए को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की तुलना में शिक्षा का स्तर उच्च था। उसके लिए इस मामले में यहाँ आना सबसे ज्यादा समझदारी भरा था, और ऐसा लग रहा था कि उसे गेट के पास वाली सामने वाली बेंच ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसके बगल में बैठने में उसे शर्म आ रही थी। यहाँ तक कि जब वह थोड़ा सा सरक कर यह संकेत देने लगी कि उसे उसके वहाँ बैठने से कोई परेशानी नहीं है, तो लड़का बस चुप हो गया और चला गया। वह काफी उदास दिख रहा था क्योंकि वह पीछे की एक बेंच पर बैठ गया था। ओह डिक्सी, बताओ, क्या मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ? छोटे बालों वाली लड़की ने आंखें घुमाईं, ये सोचते हुए कि इतनी बेखबर होना वाकई बहुत अच्छा होगा। अगर वह ऐसी होती तो उसे भी अपनी जिंदगी में एक भी चिंता नहीं होती। आखिरकार वह कभी भी किसी भी गलत चीज पर ध्यान नहीं देती। नहीं, तुम डरावने नहीं लगते, लेकिन क्या उसके जैसा बेवकूफ अपनी मर्जी से तुम्हारे बगल में बैठेगा? शायद उसने सोचा होगा कि अगर उसने ऐसा किया तो बाद में सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एमिलिया को ये बहुत अजीब लगा। हालांकि उसकी पिछली 2 दुनियाओं में भी पुरुष और महिला के बीच एक विभाजन था, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर कोई नहीं पिटता, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर ऐसा नहीं है कि वह एक विवाहित महिला थी और वह उसके साथ छेड़छाड़ करने जा रहा था, तो किसकी इज्जत का इतना हनन होगा कि वे उसकी पिटाई करेंगे? क्या ऐसा सचमुच होगा? उसने कुछ संदेह के साथ पूछा। डिक्सी ने सिर हिलाया। सबसे अधिक संभावना है, हाँ। अगर उसकी पृष्ठभूमि कुछ बुरे लड़कों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे धमकाया भी जा सकता है। भले ही उसका परिवार संपन्न हो, फिर भी वह एक नर्म खुरमा हो सकता है जिसे जब चाहे दबाया जा सकता है। आखिरकार, अगर वह इतना कायर है कि उनसे शिकायत भी नहीं कर सकता, तो उसके परिवार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमिलिया ने पलकें झपकाईं। इस दुनिया में शिक्षा प्रणाली पर थोड़ा आश्चर्य हुआ।
हालांकि उसकी पहली दुनिया में भी ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को धमकाते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सुना कि बराबर या उससे भी कमतर स्तर के लोग किसी को धमका रहे थे और बस यही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बुरा न हो। क्या होगा अगर उसने स्कूल में शिकायत की? क्या होगा अगर उसने अपने परिवार से शिकायत की? जब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उल्टी पड़ सकती हैं और क्षणिक शक्ति के अलावा कोई लाभ नहीं है, तो क्या इस दुनिया में लोग वास्तव में इतने मूर्ख हैं कि फिर भी ऐसा जोखिम उठाएं? लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके लिए ये बुरी बात हो। आमतौर पर लोगों में वफादारी की भावना पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। डिक्सी के साथ उसने जो संयोग स्थापित किया था, वह केवल बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में ही हो सकता था, लेकिन एक निश्चित तरीका था जिसके बारे में एमिलिया जानती थी कि यह सार्वभौमिक रूप से काम करता है। लोगों को संकट से बचाना, उनके दिलों में व्याप्त अंधकार को चीरकर प्रकाश की किरण बनना, लोगों में कुछ वफादारी कैसे नहीं पैदा कर सकता? एट नॉवल बन एट अगर ऐसे बेवकूफ़ लोग घूम रहे थे जो उसके लिए मुफ्त में अवसर पैदा कर रहे थे, तो वह कौन होती थी जो मना कर देती? लोगों को धमकाए जाने से बचाना वफादार अनुयायी पाने का एक आसान तरीका लग रहा था, और एमिलिया को बस इसके बारे में सोचकर ही उत्साह महसूस हुआ। जहाँ तक गुंडों के बीच पनपी दुश्मनी का सवाल है, एमिलिया को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। निश्चित रूप से उनके बीच अपवाद हो सकते हैं जो उनकी अपनी परिस्थितियों के कारण बने हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश स्वभाव से दुर्भावनापूर्ण होने चाहिए। अगर वह अपवादों का सामना करती तो वह उनका अलग-अलग मूल्यांकन करती, लेकिन ज़्यादातर गुंडों के लिए एमिलिया उनकी दुश्मन बनना ज़्यादा पसंद करती। आखिरकार, घिनौने सहयोगियों से घिनौने दुश्मन होना बेहतर है। यदि उसके साथ सूअर जैसे सहयोगी हों, तो उसे सब कुछ विफल करने और बिखरने के लिए दुश्मनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम सुनो कि उसे धमकाया जा रहा है या कुछ और हो रहा है, तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? छोटे बालों वाली लड़की की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? क्यों? क्या तुम्हें वह पसंद है? बिल्कुल नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया ने आंखें घुमाईं। यह उसके बारे में नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है, जब तक आप किसी को धमकाए जाने के बारे में सुनते हैं, आप मुझे बताते हैं। डिक्सी ने अपनी धड़कती हुई कनपटियों को थाम लिया, ये सोचकर कि यह उससे भी ज्यादा बुरा था जितना उसने सोचा था। ये पहली नज़र का प्यार नहीं था, ये हीरोइन सिंड्रोम था। मुझे लगता है मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्या आप छात्रों के बीच होने वाले हर झगड़े में हस्तक्षेप करेंगे और उन्हें आपस में सुलह करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, डिक्सी। वे मेरी दखलंदाजी क्यों सुनेंगे? डिक्सी ने आंखें घुमाईं और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इस बेवकूफ़ राजकुमारी को कम से कम इतना तो पता था। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं अगर मैं किसी के साथ बदसलूकी के बारे में सुनूं? अच्छा, चलो, हम ये भी कहें कि मुझे भी धमकाना अच्छा लगता है। छोटे बालों वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा असहज महसूस किया। क्या उसे अपनी खुद की राजकुमारी को न्याय के बारे में कुछ शूरवीर शिक्षा देनी होगी? नाइट की उपाधि मिलने के तुरंत बाद उसे इन सभी अजीब उपाधियों की आदत हो गई थी और वह पहले से ही पदानुक्रम को पलटने के बारे में सोच रही थी। लेकिन एक मित्र के रूप में यह उसका कर्तव्य भी था कि वह उसे बुरा व्यक्ति बनने से रोके। उसे लगा कि इतनी मासूम बेटी को पालने के लिए एमिलिया के माता-पिता कम से कम सभ्य लोग तो होंगे ही। अगर वह उनकी बेटी को सही रास्ते पर चलने में मदद करती है तो वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन अगर उसने किसी गलतफहमी की वजह से उसे तंग किया, तो शायद उसे अपनी चॉकलेट फैक्ट्रियों में ढेर सारे सफ़ेद हिरण चबाते हुए मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का अनुशासन देने से पहले उसकी धारणाओं की पुष्टि करना आवश्यक था। मुझे बताओ, एमिलिया, क्या तुम बदमाशों के साथ शामिल होना चाहती हो या कुछ और? एमिलिया ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों को क्यों धमकाऊं जो पहले से ही धमकाए जा रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बुरी इंसान हूँ, डिक्सी? उसके दयनीय चेहरे को देखकर डिक्सी अपनी कठोर अभिव्यक्ति को बिल्कुल भी रोक नहीं सकी और जल्दी से अपने दोषी विवेक के साथ उसे शांत करने लगी। ओ बिल्कुल नहीं, एमिली इतनी मासूम और प्यारी है, मैं क्यों सोचूंगा कि तुम उन लोगों को परेशान करोगे जिन्हें तंग किया जा रहा है? मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, क्या बदमाशों को धमकाना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है? छोटे बालों वाली लड़की को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस सब से उसे मानसिक आघात पहुंचेगा। तुम सच में धमकाने जा रहे हो? नहीं रुको, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति किसी को कैसे धमका पाएगा? क्या वे इसका आनंद नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? वैसे भी अपना सिर सीधा करो, एमिली। धमकाने वालों को धमकाने से तुम उनसे बेहतर नहीं बनोगे, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। एमिलिया उलझन में दिख रही थी, उसे उसकी दलीलें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं। उसके दिमाग में उसकी सहेली की बातें कोई मतलब नहीं रखती थीं। एक राजकुमारी के रूप में, अगर वह एक हत्यारे को फांसी देने से इसलिए बचती है क्योंकि ऐसा करने से वह खुद भी हत्यारी बन जाती, तो क्या यह उसके अपराधों में भागीदार होना नहीं है? लेकिन डिक्सी को उसके तर्क समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शूरवीरों को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि राजकुमारी क्या सोचती है। उन्हें बस ये जानने की ज़रूरत थी कि राजकुमारी क्या करवाना चाहती थी। बेशक अब उसके पास शासक का अधिकार नहीं था, नहीं डिक्सी उसकी वास्तविक वफादार शूरवीर थी। इससे चीजें थोड़ी ज्यादा जटिल हो गईं, जितना वह चाहती थी, लेकिन एमिलिया इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। तो वह बस अपने शूरवीर की ओर देखकर मुस्कुराई। क्या मैंने कहा कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाकी सभी से बेहतर हूँ? मैं बस मौज मस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? डिक्सी ने आंखें घुमाईं, ये सोचकर कि उसकी माँ सही कह रही थी। हाई स्कूल में अपने पहले दिन को लेकर बहुत उत्साहित होना और दोस्त बनाने के लिए इतनी सुबह यहाँ भागना वाकई एक बुरा विचार था। जब उसकी माँ ने उसे शांत रहने और कम से कम पहले अपना नाश्ता खत्म करने के लिए कहा तो उसने क्यों नहीं सुना? बेशक अगर कोई उससे एमिली को उनके हवाले करने के लिए कहता तो वह उनके मुंह पर मुक्का मार देती। अब जब उसने इतनी प्यारी लेकिन बेवकूफ़ दोस्त बना ली थी, तो उसका ख्याल रखना ही सही था। अगर इससे उसे चिंता होती, तो अच्छा, ये भी एक अच्छा दोस्त होने का हिस्सा था, है ना? लेकिन मैं इस सुरक्षित, मासूम और बिगड़ैल युवती को कैसे समझाऊं कि हम यहाँ संबंध बनाने और अच्छे अंक लाने आए हैं, न्याय लागू करने नहीं? क्या ये दीवार पर सिर मारने जैसा नहीं है? यह महसूस करते हुए कि हाई स्कूल में पहले दिन माइग्रेन के लक्षण होना अच्छी बात नहीं है, कक्षा शुरू होने से पहले ही डिक्सी ने अपनी राजकुमारी के साथ तर्क करने का एक आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने वही किया जो आपने कहा, और हम कुछ गुंडों के पास जाते हैं जो किसी को धमका रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? सुंदर दिखेंगे और उनसे कहेंगे कि कृपया ऐसा न करें। एमिलिया ने उसे क्या तुम मूर्ख हो वाली नज़र से देखा।
नहीं, वे मेरी बात क्यों सुनेंगे, मैं तो उन्हें पीटूंगा ही, जाहिर है। डिक्सी ने गुस्से से मुंह में खून की उल्टी कर दी। इस राजकुमारी की कमजोर भुजाओं और नाजुक शरीर को देखो और उसकी हिम्मत को देखो। अगर वह उस पर कड़ी नज़र नहीं रखती तो वह वाकई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। लेकिन उससे बहस करना भी बेकार था। उस स्थिति में मैं माँ से कराटे प्रशिक्षण या किसी अन्य चीज़ के लिए नामांकन कराने के लिए कहूँगी। उसने आंसू भरी आंखों से सोचा। एमिली, जब तक मैं हाई स्कूल पूरा करूँगा तब तक तुम मुझे चिंता से अधेड़ बना दोगी, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें।